हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है डेटा सफिशिएंसी, ठीक है ना। आज हम डेटा सफिशिएंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में पूछे जाते हैं और कैसे हम जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो इस टॉपिक में आपसे रीजनिंग के हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि डेटा सफिशिएंसी टॉपिक क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको सारी रीजनिंग आती हो। सारी रीजनिंग मतलब कि हर टॉपिक आता हो, आपको कोडिंग डिकोडिंग भी आता हो, आपको ब्लड रिलेशन भी आता हो, आपको जो है डायरेक्शन भी आता हो, आपको कैलेंडर भी आता हो। क्योंकि इस टॉपिक में आपसे इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन देखिए पूछे जाएंगे और आंसर आपको किस प्रकार से यहाँ पर देना होता है। तो देखिए, आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज मानिक रिलेटेड टू निशा। मानिक, अब देखो यहां पे आपसे पूछा गया है कि हाउ इज मानिक रिलेटेड टू निशा। अब आपको फर्स्ट और सेकंड दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है ना। आपको यहां से ये पता करना है कि इन दोनों को मिला के, अब देखो आप आंसर किस में देना है, आपको ए बी सी डी ई में देना है। देखिए ए में क्या दिया गया है, फर्स्ट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड अकेले पर्याप्त है जबकि फर्स्ट अकेले पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ये फर्स्ट और सेकंड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है ना, तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देने के लिए हमें इन दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। कि हम केवल पहले वाले से इसका आंसर निकाल लें या हम केवल सेकंड वाले से इसका आंसर निकाल लें, ठीक है। या फिर हम फर्स्ट से अलग निकाल लें, सेकंड से अलग निकाल लें, या दोनों को साथ मिला के आंसर निकाल लें, ठीक है ना। या फिर दोनों को अगर साथ मिला लेते हैं तो भी आंसर नहीं निकल पाता। इस आधार पे आपको ए बी सी डी ई में आंसर देना है। देखिए सेकंड में क्या दिया गया, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। फर्स्ट अकेले पर्याप्त है जबकि सेकंड अकेले पर्याप्त नहीं है। सी क्या कह रहा है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट। ना तो पहला ना दूसरा पर्याप्त है, मतलब पहला दूसरा मिलकर के भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। अगर हम बात करें डी में क्या दिया गया है, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। या तो पहला या दूसरा, मतलब या तो केवल आप पहले का प्रयोग करके निकाल लें या तो केवल आप दूसरे का प्रयोग करके निकाल लें, ठीक है ना। ई कब देना है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। दोनों मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, मतलब दोनों को मिला करके आप आंसर दे सकते हैं। तो अब देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तो आपने कहा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। अब ब्लड रिलेशन किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है ये तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम इसको कर पाएंगे। तो अब देखिए पूछा गया कि हाउ इज मानिक रिलेटेड टू निशा, ठीक है ना। मानिक निशा से किस प्रकार संबंधित है। अब फर्स्ट सेकंड दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि क्या दोनों मिलकर के इसका आंसर, दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर के आंसर निकाल पाएंगे या केवल फर्स्ट या केवल सेकंड से निकाल पाएंगे या दोनों से भी मिलकर नहीं हो पाएगा। तो जरा देखते हैं। कह रहा है कि मानिक निशा से किस प्रकार संबंधित है। पहला कह रहा है मानिक इज द ओनली सन ऑफ निशाज मदर इन लॉ। मानिक निशा की सास का इकलौता पुत्र है। दूसरा कह रहा है रितु इज मानिक्स ओनली सिस्टर। रितु मानिक की इकलौती बहन है। तो हमें ये निकालना है कि मानिक निशा से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को लेता हूं, अगर मैं फर्स्ट को लेता हूं, ठीक है ना, तो उसमें क्या दिया है, मानिक इज द ओनली सन ऑफ। अब देखो, अगर मैं आपसे यहां पर एक इस वर्ड को ऐसे कहूं, जैसे मैं अपने बारे में आपको बताऊं, जैसे आपने पूछा सर आप कितने बहन भाई हैं। अब अगर मैं अब आपसे कह दूं कि मैं अपने पिता का ओनली वन चाइल्ड हूं, एकमात्र संतान हूं, तो आप कहेंगे सर आप के ना दूसरा कोई भाई है ना दूसरी कोई बहन है।
आप अपने पिता की इकलौती संतान है या एकमात्र संतान है। अगर कह दूं ओनली वन सन, ठीक है ना, मैंने आपसे कहा भाई, आपने पूछा आपके कितने बहन भाई है, मैंने आपसे कहा कि मैं अपने पिता का ओनली वन सन हूं, केवल एक पुत्र हूं, एकमात्र पुत्र हूं या इकलौता पुत्र हूं, तो आप कहेंगे सर आपकी बहनें तो हो सकती हैं लेकिन भाई दूसरा नहीं होगा। या ऐसे कह दिया जाए ओनली वन डॉटर, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि आपके जो पिता है उनकी बेटी एक ही है, बेटे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे वर्डों को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है ब्लड रिलेशन के अंतर्गत। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि मानिक इज द ओनली सन ऑफ निसाज मदर इन लॉ, ठीक है ना, जो निसा की सास है तो मानिक उनका इकलौता पुत्र है। किसका? निसा की सास। तो जो निसा की सास है वह मानिक की माँ ही तो होगी भाई, यही तो कह रहा है कि निसा की सास मतलब निसा उसकी क्या है? बहू है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, अगर मैं इस प्रकार से आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट से अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो यहां पे कह रहा है कि निशा, अब निशा की मदर इनला, मदर इनला मतलब माँ। तो अब हमको ये पता है कि हम ये भी हमने जब ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ा है, ठीक है ना, तो उसमें हम लोगों ने इस चीज को समझा कि डायग्राम हमें कैसे बनाना है, ठीक है ना। जब भी ब्लड रिलेशन की बात आती है आप वहां पर रिस्पेक्ट की यूज करते हैं। आप वहां पर अगर मेल है तो उसके लिए आप जो है प्लस सिंबल का प्रयोग करते हैं, अगर फीमेल है तो आप माइनस सिंबल का प्रयोग करते हैं, ये बताने के लिए कि हाँ ये पर्सन मेल है और ये पर्सन फीमेल है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे देखिए निसास मदर इन लॉ, तो ये देखो हो गई निसा की मदर इन लॉ, मतलब ये हो गई आपकी सास, ठीक है ना। ये है निसा की मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब सास। अब देखिए निसा की मदर इन लॉ का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र कौन है? मानिक। इकलौता पुत्र कौन है? मानिक। तो आप मुझे बताएं कि जब दूसरा उसके पुत्र ही नहीं है, जब दूसरा उसके पुत्र ही नहीं है तो फिर यहां पर जो है निसा की शादी मानिक से ही तो हुई होगी। जब दूसरा उसके पुत्र ही नहीं है तो निसा और मानिक दोनों आपस में क्या हैं? दोनों आपस में पति पत्नी हैं, दोनों आपस में पति पत्नी हैं, दोनों आपस में पति पत्नी हैं, दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना। क्योंकि जो मानिक है वो निसा की मदर इन लॉ का एकमात्र पुत्र है। जब दूसरा जो है उनके पुत्र ही नहीं है तो फिर निसा की शादी किसके साथ हुई? मानिक के साथ। तो मानिक का निसा से क्या रिलेशन है? पति का रिलेशन, वो उसका हस्बैंड है। तो अब देखो, अब जरा सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में कहा रितु इज मानिक्स ओनली सिस्टर। तो क्या अब मुझे सेकंड की जरूरत है क्या? ठीक है ना। अब मुझे सेकंड की जरूरत बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड अगर मैं ले भी लूंगा तो भी जो है उसका मानिक और निशा के रिलेशन से कोई रिलेशन नहीं है, कोई जो है रिलेशन नहीं है, क्योंकि इनको लेने पर इनके बीच के रिलेशन को निकालना असंभव है। भाई यहाँ पे देखो कि पूछा है मानिक निशा से कैसे रिलेटेड है, ये सेकंड में दिया है रितु इज मानिक्स ओनली सिस्टर। तो क्या केवल दूसरे का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं? क्या आपने कहा नहीं, केवल फर्स्ट का प्रयोग करके तो आपने निकाल लिया, लेकिन केवल दूसरे का प्रयोग करके आप इसको नहीं निकाल पाएंगे, और सेकंड का अब यहां पर कोई उपयोग भी नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बताइए भाई क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। फर्स्ट अलोन इज सफिशियंट वाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशियंट। पहला जो है, जो पहला स्टेटमेंट है वो अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सेकंड की जरूरत हमें है ही नहीं, और सेकंड अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर? तो आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या आएगा। तो कुछ चीजें समझ में आ रही है हमें कैसे करना है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि हाँ अगर, अब देखो अगर वो टॉपिक हमें नहीं आता तो फिर जो है इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए मैंने कहा ना कि टॉपिक आपका डेटा सफिशिएंसी ऐसा टॉपिक है जो सारे टॉपिक का निचोड़ है। सारी रीजनिंग जब आपको आती होगी तब आप इस टॉपिक के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है ना। तो चलिए अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा। व्हाट डे इज द 14th ऑफ ए गिवन मंथ, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज ए वेडनेसडे, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th। सॉरी, दिए गए महीने का 14वां दिन कौन सा है। महीने का अंतिम दिन बुधवार है, महीने का तीसरा शनिवार 17वां था, ठीक है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट डे इज द 14th ऑफ ए गिवन मंथ, ठीक है ना। अब मंथ तो 12 होते हैं, ठीक है ना भाई, किसी भी ईयर में मंथ 12 होते हैं। अच्छा, मंथ की अगर हम बात करें तो मंथ आपके 4 टाइप के होते हैं। भाई मंथ का टाइप कैसे निर्धारित हो सकता है बताइए जरा। अगर मैं मंथ की बात यहाँ पे करता हूँ तो आप कहेंगे मंथ जो है 4 टाइप के होते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि सर मंथ जो आप कर रहे हैं 4 टाइप के होते हैं, ये मंथ किस आधार पे हम टाइप में डिवाइड करते हैं। तो डेज के आधार पे। किस आधार पे, डेज के आधार पे। जैसे कुछ मंथ आपके 31 के होते हैं, कुछ मंथ आपके 30th के होते हैं, कुछ आपके 28 के होते हैं, ठीक है ना। एक मंथ आपका 20, कुछ नहीं, केवल एक ही मंथ 28 का होता है, ठीक है ना। और वही मंथ आपका 29 का भी होता है। तो 4 टाइप हो गए ना, 4 टाइप हो गए। किसके आधार पे, देखो कुछ मंथ आपके 31 के, कुछ मंथ आपके 30 के, एक मंथ आपका 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। तो 4 टाइप आ गया। अब यहां पर क्या मंथ का नाम क्लियर है, क्या मंथ का नाम दिया गया है कि भाई इनमें से आपने जनवरी लिया कि फरवरी लिया, कौन सा लिया है, क्या ये दिया गया है। आपने कहा नहीं, मंथ का नाम तो नहीं दिया गया कि भाई जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। उसने कहा किसी मंथ का, ठीक है ना, कोई भी एक मंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो अब बताइए कि जैसे इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज ए वेडनेसडे, ठीक है ना, महीने का अंतिम दिन बुधवार है। तो हमें यही क्लियर नहीं है कि मंथ कौन सा है। तो अब मंथ में अंतिम दिन क्या होता है, जैसे हमको अंतिम दिन कह सकते हैं 31 होता है। अब 31 जो है ये आपकी लास्ट डेट है किसी मंथ की, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो महीना मार्च का है, तब तो मैं कहूँगा 31 है। अगर वो महीना आपका अप्रैल हो गया तो 30 उसका लास्ट होगा। अगर वो महीना फरवरी हो गया तो 28 ही लास्ट होगा। अगर वो महीना जो है लीप ईयर में फरवरी का हो गया तो 29 होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप महीने का अंतिम दिन क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। अंतिम दिन मतलब अंतिम तारीख, ठीक है ना भाई। अगर मुझे पता होता कि महीना जो है मार्च है, अप्रैल है, तो मैं कह देता कि भाई 31 और 31 को मतलब अंतिम दिन हो गया वो। भाई आप महीने में दिन कैसे काउंट करते हैं, उसकी तारीख के आधार पे। जैसे आप कहते हैं कि ये नवंबर चल रहा है, नवंबर में आज कौन सा दिन है, तो आपने कहा कि आज जो है ये 18 तारीख है, मतलब 18वां दिन है इस महीने का। तो किस आधार पे आपने काउंट किया, आपने काउंट किया जो है उसके किस आधार पे, उसके डेट के आधार पे। तो यहां पर देखिए, तो पहला तो किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि हम यही नहीं क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा महीना है। अगर ये कहा होता था कि भाई मार्च महीने का अंतिम दिन बुधवार है, या जो है अगस्त महीने का अंतिम दिन बुधवार है, तब तो आपका पहला वाला इससे आंसर आ जाता। अब जरा सेकंड के पास चलते हैं। कह रहे हैं महीने का द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th, महीने का तीसरा शनिवार 17वां था। अब आप मुझे चीज बताइए, 17th तो आपके हर महीने में आती है, चाहे वो महीना आपका 31 का हो, चाहे 30th का हो, चाहे 28 का हो, चाहे 29 का हो। 17th जो डेज है वो आपके इसमें सब में आएगा। 17 तारीख आपके महीने में आएगी। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं। देखो जरा, उसने कहा कि 17th जो आपका तीसरा शनिवार है, जो थर्ड सैटरडे है, वो आपका 17th डे था, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, हम कह सकते हैं कि जो मंथ था वो मंथ कोई भी रहा हो, ठीक है ना, वो मंथ कोई भी रहा हो, ठीक है ना। चूंकि आपको पता है कि चाहे मंथ कितने भी दिन का हो, 17 तारीख तो हर महीने में आएगी, ठीक है ना। तो यहां पे 17th को क्या था, 17 तारीख को 17th को सैटरडे था,
17 को क्या था, सैटरडे था, लेकिन कौन सा सैटरडे था, थर्ड सैटरडे था ये, ठीक है ना, सैटरडे था, और कौन सा था, थर्ड सैटरडे था, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर आप यहां से ये निकालें तो आप ऐसे काउंट करके निकाल सकते हैं कि 16 को क्या था, 15 को क्या था और 14 को क्या था, आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 17 को सैटरडे था तो 16 को क्या था, तो आपने कहा 16 को क्या था आपका जो है फ्राइडे, 16 को फ्राइडे था, और आपका 15 को क्या था, तो आपने कहा 15 को थर्सडे था, ठीक है ना, और 14 को क्या था, 14 को आपका वेडनेसडे था, ठीक है। तो क्या था, वेडनेसडे, तो यहां से निकल आया ना कि 14 को क्या था। अब वही तो पूछा है व्हाट डे इज द 14th ऑफ ए गिवन मंथ, 14 तारीख को कौन सा दिन था, 14वां दिन कौन सा था। तो किसी भी महीना में कोई भी दिन जब काउंट करते हैं तो उसकी तारीख के आधार पे काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से जो आपको दिन पूछा गया था उसकी तारीख ही तो पूछी गई थी, तो उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार, कौन सा हो जाएगा, बुधवार। तो आपने सेकंड से निकाल लिया, केवल सेकंड से मेरा आंसर आ गया भाई, सेकंड से जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका कि केवल दूसरा जो है अकेले पर्याप्त है, जबकि पहला अकेले पर्याप्त नहीं है। तो आंसर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, आंसर ए आपका सही आंसर होगा कि सेकेंड एलोन इज सफिशिएंट वाइल फर्स्ट एलोन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से आंसर को कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। व्हाट इज सुमन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, ठीक है। रीना इज 4th रैंक्स बिलो सुमन एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। अनुज इज 2 रैंक अबव सुमन एंड इज 37th फ्रॉम द बॉटम। 40 विद्यार्थियों कक्षा में ऊपर से सुमन का स्थान क्या है। रीना सुमन से 4 रैंक के नीचे है और नीचे से 31वीं है। दूसरा है कि अनुज सुमन से 2 रैंक ऊपर है और नीचे से 37वीं स्थान पर है। अब आपको बताना है कि ABCDE में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन है आपका रैंकिंग टॉपिक से, जो आप हम लोग रैंकिंग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब रैंकिंग में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, सिंगल पर्सन के लिए फॉर्मूला है आपका n = L + R - 1, ठीक है ना। जहां n क्या है, तो n टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जो आपका यहां पे दिया गया है 40, जो यहां पे क्या दिया गया है आपका 40, ठीक है ना, वो शुरुआत में क्वेश्चन में दिया गया 40। अब यहां पे L क्या है, तो L जो है शुरुआत से कह सकते हैं या टॉप से कह सकते हैं उस व्यक्ति की प्लेस वैल्यू, और सॉरी, और R क्या है, बॉटम से कह दीजिए या लास्ट से कह दीजिए या राइट हैंड से कह दीजिए, आप उस व्यक्ति की जो है प्लेस वैल्यू। अब जैसे यहां पे कह रहा है कि रीना सुमन से 4 रैंक नीचे है और नीचे से 31वीं है, कौन, रीना। ये एक लाइन है, ये एक 40 बच्चों की लाइन है, ठीक है ना। अब ये नीचे से मतलब यहां लास्ट से, ठीक है ना, ये शुरुआत वाला छोर है और ये लास्ट वाला छोर है। तो यहां से उसने कहा कि रीना सुमन से 4 रैंक के नीचे है और नीचे से 31वीं है, कौन, रीना। तो रीना जब नीचे से 31वीं है तो आपने जब काउंट किया तो यहां पे कहीं रीना आएगी, यहां पे रीना है और उसका स्थान 31st है, यहां पे रीना है और उसका स्थान कितना है, 31st है, और वह जो है सुमन से 4 रैंक क्या है, 4 रैंक बिलो है, 4 रैंक के नीचे है। तो जो सुमन है वह उससे 4 रैंक आगे रही होगी। तो अगर मैं सुमन की बात करूं तो सुमन यहां कहीं बैठेगी, और जब 4 रैंक वो आगे थी, 4 रैंक जब वो है आगे थी, तो सुमन का स्थान जो था वो आपका 31st था, 35 था। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। रीना सुमन से 4 रैंक नीचे है, ठीक है ना, 4 रैंक नीचे मतलब 4 स्थान नीचे है। तो जब रीना का स्थान 31st है तो सुमन का स्थान कितना होगा, 35 होगा, तभी तो उससे 4 स्थान नीचे हो पाएगी। क्लियर। तो यहां से देखिए यहां से आपको सुमन का राइट साइड से स्थान मिल गया,
n आपको पता है, आप l से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे r बराबर कितना मिल जाएगा आपको, राइट साइड से सुमन का स्थान कितना मिल जाएगा 35। तो आप l बराबर निकाल सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस फार्मूले में रख देंगे, आपका जो है सुमन का टॉप से रैंक आ जाए कितनी है। जरा सेकंड को पढ़ लो। तो ये तो हमने निकाल लिया फर्स्ट से सुमन की रैंक आ गई। जरा सेकंड पढ़ लीजिए, सेकंड को जरा पढ़िए। सेकंड में क्या दे रहा है, कह रहा है कि अनुज सुमन से 2 रैंक ऊपर है और नीचे से 37वें स्थान पर है। देखिए इसी पंक्ति में एक लड़का अनुज बैठा है, इसी पंक्ति में एक लड़का आपका अनुज बैठा है जिसका स्थान यही नीचे से 37 है। कितना है, 37 है। यह है अनुज जी, ठीक है ना, 37 है। और वह जो है सुमन से 2 रैंक क्या है, ऊपर है। सुमन से 2 रैंक क्या है, ऊपर। तो सुमन उससे 2 रैंक क्या होगी, नीचे होगी। तो सुमन का स्थान यहां से कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो देखिए दोनों, चाहे फर्स्ट स्टेटमेंट से भी सुमन का स्थान कितना आ गया 35, सेकंड स्थान से भी कितना आ गया आपका 35। तो दोनों से एक ही स्थान तो निकल रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम यहां पे रखते हैं तो क्या आ जाएगा, L बराबर हो जाएगा आपका n+1 और माइनस का आपका r, ठीक है ना। तो n कितना है 40 + 1 और सुमन का राइट हैंड से स्थान कितना 35। जरा सॉल्व करें, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 41। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 41 - 35, 41 - 35। तो ये आपका आंसर आ जाएगा L बराबर आपका 6। अर्थात लेफ्ट साइड से कह सकते हैं टॉप से उसकी पोजीशन कितनी रही होगी 6। तो अब देखिए दोनों से ही एक ही पोजीशन आ रही है। तो अब चाहे आप केवल पहले को ले लें और चाहे केवल आप दूसरे को ले लें, इनसे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं कि या तो पहला या तो दूसरा, ठीक है ना। किसी भी एक को लेकर के आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। व्हाट डज TA मीन इन ए कोड लैंग्वेज। अब देखिए आप बताना है कि TA का क्या अर्थ है, एक कोड भाषा में TA का क्या अर्थ है, ठीक है ना। अब फर्स्ट और सेकंड दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है PATAJA मीन्स ओवर एंड अबव इन दैट कोड लैंग्वेज। HOKAPA मीन्स कम ओवर हियर इन दैट कोड लैंग्वेज। उस कोड भाषा में PATAJ का अर्थ है ओवर एंड अबव है, और उस कोड भाषा में HOKAPA का अर्थ है कम ओवर हियर, ठीक है ना। अब आपको यहाँ बताना है कि जो है TA का अर्थ क्या है, ठीक है। ओवर एंड एबव में से क्या आएगा, या कम ओवर और कम ओवर हियर में से कोई एक आपका वर्ड आएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। ये क्वेश्चन किससे, आपका कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है ना। अब कोडिंग डिकोडिंग में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो यहां पर देखो आपको दिया गया 2 स्टेटमेंट। पहले दिया गया है PATA और JA का अर्थ क्या है, तो आपने कहा ओवर एंड एबव, ओवर एंड एबव, ओवर एंड एबव, ठीक है ना। दूसरा दिया गया है HOKA एंड PA। इसका अर्थ क्या है, तो आपने कहा इसका अर्थ है कम ओवर हियर, कम ओवर हियर, ठीक है। अब जरा देखें, आपको निकालना है TA का। अब क्या केवल पहले से TA के लिए कोई शब्द हमें मिल जाएगा क्या, क्योंकि इसको करने का तरीका क्या है, करने का तरीका यह है कि देखो सीक्वेंस के आधार पर हम उसका कोड निर्धारित नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप कह दें कि TA यहां पे सेकंड पे आया है, इस वाले अगर क्रम में चले तो एंड सेकंड पे आया है, तो TA का कोड एंड हो जाएगा, नहीं, ये गलत है। इसको करने का तरीका ये है कि या तो TA के लिए कोई वर्ड वहां पर जो है उसके लिए ऐसा मिल जाए जो यहां पर केवल TA के लिए दोनों को मिला के कट जाए,
या फिर TA के लिए वो वहां पर सिंगल बचे। अब जैसे अगर मैं दोनों को मिला लूं, जैसे ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूं, क्योंकि केवल फर्स्ट से या केवल सेकंड से तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है ना। अब अगर मैं दोनों का कंपैरिजन यहां पे करूं तो आप देखेंगे फर्स्ट में क्या है, PA TA J, यहां पे PA से PA हमने क्रॉस कर दिया। आपने कहा कि दोनों में क्या कॉमन है, ओवर से ओवर क्रॉस हो गया, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं क्या कुछ और दोनों में कॉमन है, क्या कुछ और दोनों में कॉमन है। तो अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि ओवर का, ठीक है ना, ओवर के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है, PA, ये तो क्लियर है, ये क्लियर है। लेकिन और अब एंड और एबव ऊपर बचा है, एंड और एबव ऊपर बचा है, नीचे क्या बचा है आपका, कम और हियर, और हमें चाहिए TA का, हमें PA का नहीं चाहिए, हमें TA का चाहिए। तो जब TA का, अब यहां पर एंड या एबव में से क्या हो सकता है, तो ये अभी आपका क्लियर नहीं है, क्योंकि और कुछ दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना तो हम केवल पहले से निकाल पा रहे हैं, ना तो केवल दूसरे से निकाल पा रहे हैं, और दोनों को मिला करके भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ना तो पहला ना तो दूसरा, सी आंसर सही हो जाएगा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट, ना तो पहला ना ही दूसरा आपका पर्याप्त है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन के आंसरों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। एमंग D, F, J, P and A who reached office last। तो क्वेश्चन है आपका कि एमंग D, F, J, P and A who reached office last, ठीक है ना, कि D, F, J, P और A में से कौन सबसे अंत में ऑफिस पहुंचा। तो पहला स्टेटमेंट है F and J reached office ahead of J। तो दो बार J कैसे आ सकता है, F and J reached office ahead of J, F और J से पहले ऑफिस पहुंचे, नहीं ये कहीं कहीं कुछ गलत है भाई, इसको पहले सही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जो है F and J reached office टूगेदर होना चाहिए, टूगेदर, ठीक है ना, टूगेदर, THER, ठीक है। F and J reached office together, only D and P reached office ahead of J, ठीक है। D, F, J, P और A में से कौन सबसे अंत में ऑफिस पहुंचा। तो F और J साथ में ऑफिस पहुंचे, F और J साथ में, यहां पे होना चाहिए क्या, यहां पे होना चाहिए साथ में ऑफिस पहुंचे, साथ में ऑफिस पहुंचे। केवल D और P J से पहले कार्यालय पहुंचे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आपको बताना है कि सबसे लास्ट में कौन ऑफिस पहुंचा, ये आपको निकालना है। इन कितने लोग हैं, 5 लोगों में से। अब आपको बताना है कि ABCDE में कौन सा सही आंसर होगा। तो अब अगर हम यहां पर देखें सबसे लास्ट में कौन पहुंचा, जरा इसको निकालना है हमें यहां पे। तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो देखो क्या दिया, F और J साथ में ऑफिस पहुंचे, F and J reached office together। तो अब अगर यहां पे मैं बात करूं तो F और J साथ में पहुंचते हैं, तो F और J साथ में, ठीक है। अब कह रहा केवल D और P, केवल D और P J से पहले कार्यालय पहुंचे। अब देखो जब कह दिया जाए केवल, जब ये ओनली वर्ड लग जाता है, ओनली D and P reached office ahead of J। अब F और J साथ में पहुंचे हैं, तो केवल पहले से तो हम नहीं बता सकते कि सबसे पहले सबसे लास्ट में कौन पहुंचा। केवल क्या दूसरे से आप बता सकते हैं, तो आपने कहा ओनली D and P reached office ahead of J। अगर मैं केवल दूसरे को बनाता हूं, ये तो मैंने पहले स्टेटमेंट को बनाया, दूसरे वाले को मैं बनाता हूं तो कुछ प्रकार से बनेगा कि D और P दोनों जो है J से पहले पहुंच गए। जो पहले पहुंचेगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जो बाद में पहुंचेगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है ना। अब केवल पहले से और केवल दूसरे से, ठीक है ना, अगर मैं केवल दूसरे का भी प्रयोग करता हूं तो मुझे ये पता नहीं चला कि लास्ट में ऑफिस कौन पहुंचा। अब जरा दोनों को हम मिला लेते हैं,
क्योंकि यहां पर देखो दो व्यक्ति कौन से गायब हैं, एफ और आपका एक और है ना, एफ और एक कौन सा है आपका पी, नहीं, एफ और ए के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई सेकंड में। फर्स्ट में आपको जो है एफ और जे के बारे में जानकारी दी गई, डी पी ए के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए ये सिंगल सिंगल तो आंसर देने के में जो है देने में सफिशिएंट नहीं है। अब जरा दोनों को मिला के जरा बात कर लें, तो दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या कह रहा है कि एफ और जे, दोनों को जरा मिलाते हैं तो क्या कह रहा है, एफ और जे साथ में आपस पहुंचते हैं, एफ और जे साथ में आपस पहुंचते हैं, डी और पी जे से पहले पहुंचते हैं, डी और पी, केवल डी और पी, उसमें भी ए भी है देखो। अब जैसे यहां पे आप एक इस वर्ड को ऐसे समझो, मान लो आप 5 दोस्त हैं, उस एक क्लास में पढ़ते, किसी ने आपसे पूछा कि भाई आपके पेपर हो गए, आपने कहा हाँ हो गए। आपसे किसी ने पूछा कि आप मुझे बताओ कि आपके कितने नंबर आए, तो आपने कहा कि इन 5 में केवल मेरे सबसे ज्यादा हैं, ठीक है ना, केवल मेरे सबसे ज्यादा हैं, तो वो समझ जाएगा कि बाकी सब आपसे क्या होंगे, कम। तो केवल डी और पी जे से पहले पहुंचे, एफ तो जे के साथ में पहुंचा, तो एक ही तो था जो सबसे लास्ट में पहुंचा, वो कौन था, ए। एक ही तो था जो सबसे लास्ट में पहुंचा, वो कौन था, ए। तो दोनों को मिल करके ये आंसर आएगा, दोनों को मिल के आंसर आएगा, तो आंसर आपका ई बिल्कुल सही आंसर होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, दोनों मिलकर पर्याप्त हैं, ठीक है ना, दोनों को मिला करके आप आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे आप बताएं। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्रेश ग्रास? ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, रेड इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड येलो, येलो सेकंड है का आपका, येलो इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन एंड ब्राउन इज कॉल्ड पर्पल। ताजी घास का रंग कैसा होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट कर आपका, नीले को हरा, लाल को नारंगी, नारंगी को पीला कहा जाता है। सेकंड है आपका, पीले को सफेद, सफेद को काला, हरे को भूरा और भूरे को जामुनी कहा जाता है। तो ना कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने कहा कि बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। देखिए क्या है, नीले को हरे, हरा लाल। अब देखो ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। अब इन क्वेश्चनों को करने का एक सबसे आसान तरीका क्या है कि जो आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, जो आपसे पूछा गया है उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है और उस कलर को रिप्लेस किससे किया गया है। जैसे देखिए रिप्लेस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अगर मैं फ्रेश ग्रास की बात करूं, अगर मैं ताजी घास की बात करूं, फ्रेश ग्रास की बात करूं, तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। अब अगर मैं केवल पहले को लेके चलता हूं तो ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ठीक है ना, और अब ग्रीन को तो कुछ कहा ही नहीं गया। रेड इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड येलो। तो ग्रीन को रिप्लेस होना बहुत जरूरी है। हरे को क्या कहा गया है ये उसमें आना बहुत जरूरी है। तो पहला तो इसलिए गलत है क्योंकि उसमें जो आपका ग्रीन है उसको कुछ कहा ही नहीं गया। सेकंड जरा देख लो, येलो इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन। देखो यहां पे है ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन, तो आपका केवल सेकंड आंसर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वहां पे जो आपका ग्रीन है उसको क्या कहा गया? उसका आपको कहा गया भूरा। तो जो ग्रीन है वो आपके ब्राउन के द्वारा क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेस होना इन क्वेश्चनों में उसका बहुत जरूरी होता है, इसलिए जो है केवल दूसरा आंसर देने के लिए पर्याप्त है। केवल दूसरे से इसका आंसर आ जाएगा ब्राउन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका ब्राउन आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकेंड एलोन इज सफिशिएंट, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। केवल दूसरा आपका अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फर्स्ट ना अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है और ना जो है फर्स्ट की हमें यहाँ पे अब जरूरत है, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट डज निप स्टैंड फॉर इन ए कोड लैंग्वेज? इन द कोड लैंग्वेज दैट इज वेरी ब्यूटीफुल इज रिटन एज SENIP SRE and NUM, ओके।
In the same code language, my house is beautiful is written as NIPSTOSRETIP. किसी कोड भाषा में NIP का क्या अर्थ है? कोड भाषा में दैट इज वेरी ब्यूटीफुल को SENIPSRENEUM लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में माई हाउस इज ब्यूटीफुल को NIPTOSRETIP लिखा जाता है। तो अब देखिए, आपको बताना है कि ABCDE में कैसे कौन सा सही आंसर होगा। तो अब यहां पे आपको निकालना है निप। निप किस शब्द के लिए प्रयोग होगा ये आपको बताना है। तो जरा देखिए, क्या पहले से आप निकाल पा रहे हैं क्या? तो आपने कहा कि दैट इज वेरी ब्यूटीफुल और उसमें एक ही वर्ड दिया गया है और एक ही कोड दिया गया है, मतलब एक ही सीक्वेंस में कोड दिए गए हैं। सीक्वेंस के आधार पे तो हम बता नहीं सकते कि भाई इसका कोड ये होगा। तो सीक्वेंस के, चूंकि इसमें सीक्वेंस के आधार पे हमें लेना ही नहीं है, तो हमको दोनों को मिला के निकालना पड़ेगा। हमको दोनों को मिला के निकालना पड़ेगा। तो आपने कहा कि यहां पे देखो दिया है SE पहले में, दूसरा है आपका इसमें NIP, फिर है आपका SRE और फिर है आपका NUM। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। अब अगला क्या है आपका? यहां पे जो सेकंड में दिया गया वो दिया गया आपका NIP, फिर दिया गया आपका STO, फिर दिया गया है SRE, फिर दिया गया आपका TIP। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आपका माई हाउस इज ब्यूटीफुल, माई हाउस इज ब्यूटीफुल, माई हाउस इज ब्यूटीफुल। ओके, अब जरा देखिए, अब अगर हम यहां पे बात करें तो इसको करने का तरीका क्या है? करने का तरीका यह कि दोनों में जो हमसे पूछा गया निप, या तो ये दोनों में कहीं कॉमन हो या फिर जिस लाइन में आए वहां पे ये सिंगल बच जाए। जैसे अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं तो आपने कहा निप दोनों में कॉमन है NIP, लेकिन निप के साथ में SRE भी कॉमन है, ठीक है ना। अब अगर बात देखा जाए तो दो वर्ड कॉमन है, इज और ब्यूटीफुल, इज और ब्यूटीफुल। तो अब यहां पे दो आपके वर्ड कॉमन हो गए, इज और ब्यूटीफुल। दो आपके कोड भी कॉमन है, आपका एक NIP कॉमन है, एक SRE कॉमन है। तो अब NIP के लिए हम क्या लें? इज लें कि ब्यूटीफुल लें, और SRE के लिए क्या लें? इज लें कि ब्यूटीफुल लें? ये क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि सीक्वेंस के आधार पे यहां पे आंसर नहीं आता, ठीक है ना। या तो वो अपने लाइन में सिंगल बचे, या तो फिर जैसे निप, जैसे यहाँ पे केवल निप कॉमन होता, केवल इज कॉमन होता तो निप के लिए इज आ जाता, लेकिन दो जब कॉमन हो गए तो फिर यहाँ पे आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के दोनों ही आंसर मिलकर भी आंसर देने में पर्याप्त नहीं है कि ना तो पहला ना दूसरा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट, ना तो पहला ना ही दूसरा पर्याप्त है, दोनों मिलकर के भी आंसर देने में जो है पर्याप्त नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी जो है बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि आपको पूरी रीजनिंग आनी चाहिए, पूरी रीजनिंग मतलब हर टॉपिक आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो किसी भी टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन अ सर्टेन कोड NOPALED मीन्स दे लाइक फ्लावर्स, विच कोड वर्ड्स मीन्स फ्लावर्स? फर्स्ट में दिया है IDNIMNOP मीन्स दे आर इनोसेंट। सेकेंड में दिया है GOBOTSAL मीन्स बी लाइक रोजेस। एक निश्चित कोड में NOPALED का अर्थ है दे लाइक फ्लावर्स। किस कोड शब्द का अर्थ फ्लावर्स है? फर्स्ट और सेकेंड। अब देखो आपको बताना है कि केवल फर्स्ट का प्रयोग करके आंसर आ जाएगा या केवल सेकेंड का प्रयोग करके आंसर आ सकता है कि दोनों को मिला के हमके निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखो ABCDE में कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये वर्ड दिया गया है, क्या दिया गया है? दे लाइक फ्लावर्स,
NOP और AL और ED, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दे लाइक फ्लावर्स, दे लाइक फ्लावर्स, दे लाइक फ्लावर्स, दे लाइक फ्लावर्स, ये इनका पहला। ठीक है, अब ये ऑलरेडी दिया गया, अब आपको केवल पहले को जरा देखना है। सबसे पहले केवल आप पहले को चेक कर लीजिए। हम केवल पहले को पहले लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है? तो आपने कहा आईडी, फिर दिया गया है MIN, फिर नहीं सॉरी NIM है, NIM, फिर दिया गया है आपका NOP। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग दे आर इनोसेंट, दे आर इनोसेंट। तो अगर हम केवल पहले का कंपैरिजन इससे करते हैं, केवल हमने पहले को लिया, इसका कंपैरिजन दोनों का कर लिया, तो दोनों में क्या कॉमन है? हमें निकालना है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स नीचे तो कहीं आया ही नहीं। अच्छा, दे आया है, दे दोनों में आया है। देखो यहां पर भी दे है और यहां पर भी दे है, तो एक कोड कौन सा कॉमन है? NOP और NOP। अभी भी हमारा फ्लावर्स का नहीं निकला, क्योंकि अब इसके साथ में लाइक है। ठीक है ना, अब फर्स्ट में लाइक कहीं नहीं आया, तो एक तो कम हो गया कि दे इससे फर्स्ट वाले से कम हो गया। अब जरा केवल सेकंड को ले लीजिए। अब यहां पर दूसरे वाले को जरा ले लेते हैं, सेकंड को। सेकंड में क्या दिया गया है? आपका दिया गया है GOB, OTS, AL। इसका मीनिंग क्या है? वी लाइक रोजेस, बी लाइक रोजेस। तो यहां पे जरा देखिए, अगर हम इसका कंपैरिजन फर्स्ट सेकंड से करते हैं तो दोनों में क्या कॉमन है? आपने कहा दोनों में लाइक कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? लाइक कॉमन है। दोनों में कौन सा आपका कोड कॉमन है? AL। तो देखो अब फ्लावर्स यहां पे सिंगल बच गया और इसके लिए कोड क्या हो गया? आपने कहा ED हो गया। तो फ्लावर्स का कोड निकल आया ED, लेकिन कैसे निकला? दोनों का प्रयोग करने पे, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर आंसर देने में पर्याप्त हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल करके। ठीक है ना, केवल पहला और केवल दूसरा अकेले नहीं, दोनों मिल करके आंसर देने में पर्याप्त हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका E, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। दोनों के दोनों जो है आंसर देने में पर्याप्त है मिल करके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द कोड फॉर स्काई इन द कोड लैंग्वेज? फर्स्ट में दिया इन द कोड लैंग्वेज स्काई इज क्लियर इज रिटन एज DRDERAFA। सेकेंड दिया इन द सेम कोड लैंग्वेज मेक इट क्लियर इज रिटन एज DEGAJO। कोड भाषा में स्काई के लिए कोड क्या है? कोड भाषा में स्काई इज क्लियर को DERAFA लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में मेक इट क्लियर को DEGAJO लिखा जाता है। अब आपको बताना है कि इन पांचों में ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा। आंसर देने का तरीका ये, ABCD में ही आपको आंसर देना है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। ठीक है ना, वहां ABCD आपको दिया गया होगा। हाँ, इनका क्रम जरूरी नहीं कि जो मैंने दिया यही हो, क्रम बदल सकता है। क्रम बदल हो सकता है, जो पांचों में लिखा है वो फर्स्ट में लिखा हो, तो क्रम आपको वहां पर पढ़ करके आंसर देना है। लेकिन ये क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब जरा देखें यहाँ पे स्काई का कोड आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो क्वेश्चन में कहीं भी और कोई आपको जो है स्टेटमेंट नहीं दिया गया, केवल पूछा गया स्काई के लिए क्या कोड होगा। तो अब आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों का प्रयोग करके बताना होगा। तो जरा देखो पहले में क्या दिया है। पहले स्टेटमेंट में दिया है DERA और FA। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है स्काई इज क्लियर, स्काई इज क्लियर, स्काई इज क्लियर। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका DEGAJO। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर,
ठीक है ना, मेक इट क्लियर, तो आपको चाहिए स्काई का। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है? क्लियर। दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है? क्लियर। दोनों में कौन सा कोड कॉमन है? डीई। तो ये तो क्लियर हो गया कि डीई का कोड, क्लियर का कोड डीई होगा। लेकिन अब कुछ कॉमन है क्या? इज, यहाँ इज, अब यहाँ स्काई और इज बचा, यहाँ मेक और इट बचा। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो स्काई का कोड अब नहीं निकल पाएगा। भाई अगर यहाँ भी इज कॉमन होता तो वहां पे स्काई सिंगल बच जाता। तो या तो सिंगल बचे या तो जो है वह दोनों में कॉमन हो, ये इसकी कंडीशन है। तो यहाँ पे ना तो स्काई दोनों में कॉमन है ना तो स्काई इसमें सिंगल बचा, इसलिए जो है इसका कोड नहीं निकल पाएगा। तो दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा कि ना तो पहला ना दूसरा पर्याप्त है, दोनों मिलकर के भी आंसर देने में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच वर्ड इज कोड लैंग्वेज मीन्स फ्लावर? DEFULAPANE मीन्स रोज फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल एंड LAQs मीन्स ब्यूटीफुल ट्री। DALA चिन मीन्स रेड रोज फ्लावर्स एंड PA और चिन मीन्स रेड टी। कूट भाषा में किस शब्द का अर्थ फ्लावर है? DEFULAPANE का अर्थ है रोज फ्लावर इज ब्यूटीफुल और LAQs का अर्थ है ब्यूटीफुल ट्री। सेकेंड दिया गया आपका DELA चिन्ह का अर्थ है रेड रोज फ्लावर और PA चिन्ह का अर्थ है रेड टी। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है फ्लावर का, ठीक है ना। ABCD में कौन सही हो गए आपको बताना है और आपको फ्लावर का कोड निकालना है। तो अगर मैं केवल पहले को ले लूं, तो अगर मैं केवल पहले को लेता हूं, इसमें देखो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक आपका इधर दिया गया है DEFULAPANE का अर्थ क्या है? रोज फ्लावर इज ब्यूटीफुल। अब अगर इस दोनों में हमको चाहिए फ्लावर का, अगर दोनों में देखें तो क्या कॉमन है? आपने कहा दोनों में ब्यूटीफुल कॉमन। देखो यहाँ भी ब्यूटीफुल है, यहाँ भी आपका ब्यूटीफुल है। यहाँ पे देखो दोनों में कोड क्या कॉमन है? आपने कहा LA दोनों में कॉमन है। LA यहाँ भी है, LA यहाँ भी है। लेकिन अब क्या यहाँ पर कुछ और दोनों में कॉमन है क्या? तो क्या फ्लावर का निकल पाया? आपने कहा अभी नहीं निकला, क्योंकि फ्लावर इनमें कॉमन नहीं है, ठीक है ना। और अभी फ्लावर के साथ में रोज और इज भी है। तो अब जरा हम सेकंड के पास चलते हैं। क्या केवल से अब सेकंड में जो है कहीं भी फ्लावर आया ही नहीं? आया तो है यहाँ पे रेड रोज फ्लावर। तो अगर मैं केवल सेकंड की बात करूं, केवल सेकंड की बात करूं तो रेड रोज फ्लावर, इसमें क्या है आपका रेड टी। तो यहाँ पे रेड से रेड देखो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है। कोड में क्या कॉमन है? आपने कहा चिन, CHIN यहाँ भी है, CHIN यहाँ भी है। तो क्या बात बन पाई? अब नहीं, रोज और फ्लावर यहाँ बचा है, तो केवल सेकंड से भी बात नहीं बन पाई। अब जरा दोनों को मिक्सअप कर लेते हैं। देखिए जरा, अगर दोनों को मिक्सअप कर लें तो आप देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। तो आपने कहा देखिए यहाँ भी फ्लावर आया है, फ्लावर यहाँ भी आया है और फ्लावर यहाँ भी आया है, ठीक है ना। फ्लावर और रोजेस दोनों तो है साथ में, देखो रोजेस भी तो है, रोज और फ्लावर दोनों हैं। तो आपने कहा कि DE और LA ये दोनों में आपका कॉमन है, ठीक है ना। DELA यहां पर भी है रेड रोज फ्लावर और ऊपर क्या है आपका रोज फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे अगर हम देखें, अगर दोनों को हम मिक्सअप करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो आप देखेंगे यहां पे दोनों में रेड और रोज फ्लावर दोनों में कॉमन है। यहां पर भी दोनों में कोड कौन से दो कॉमन है? दोनों में कोड दो कौन से कॉमन है? देखो यहां भी आपका DELA है, यहां भी DE और LA है, ठीक है ना। तो अब जब दोनों ये कॉमन है, यहां पर दोनों आपके कॉमन है, तो क्या फ्लावर का निकालना पॉसिबल है? क्योंकि या तो सिंगल हो या तो सिंगल में कॉमन हो, तो सिंगल में तो कॉमन है, रोज के साथ फ्लावर है, तो DELA दोनों में है, यहां पर भी और यहां पर भी। इसलिए अभी भी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि फ्लावर का कोड क्या है। तो दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों मिलकर के ना तो फर्स्ट से केवल आ रहा
ना तो केवल सेकंड से, और दोनों मिलकर के भी आंसर नहीं दे पा रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना दूसरा पर्याप्त है, दोनों मिलकर के भी आंसर देने में पर्याप्त नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। विच कोड वर्ड स्टैंड फॉर गुड इन द कोड सेंटेंस सिन को बाय विच मीन्स ही इज गुड। ठीक है, तो यहां पे पहले एक आपको वर्ड स्टेटमेंट दे दिया गया है कि सिन को बाय का मीन्स क्या है, ही इज गुड, ही इज गुड। और हमें जो कोड निकालना है, वो किसका निकालना है, वो निकालना है गुड का। अब देखो पहले में क्या दिया गया है, पहले में आपको दिया गया है कि इन द सेम कोड लैंग्वेज COMOTDET मीन्स दे आर गुड। सेकंड में है कि इन द सेम कोड लैंग्वेज सिन मिक बाय मीन्स ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ABCD में कौन सा सही होगा। तो अब अगर मैं केवल पहले का प्रयोग करता हूं, केवल फर्स्ट को, तो केवल फर्स्ट में क्या दिया गया आपका, उसी कोड भाषा में COMOTDET और DET का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आपका दे आर गुड, दे आर गुड। तो आपने कहा कि अगर मैं केवल फर्स्ट को लेके चलूं तो दोनों में गुड कॉमन, देखो यहां भी गुड है, यहां भी गुड है। ठीक है ना, इसका कंपैरिजन केवल मैं फर्स्ट से करता हूं तो गुड के अलावा कुछ और कॉमन है, आपने कहा नहीं। कोड कौन सा कॉमन है, CO। देखो यहां भी CO, यहां भी CO, तो गुड का कोड निकल के आ गया CO। तो केवल पहला आपका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अब जरा सेकंड को चेक कर लीजिए, क्या सेकंड भी अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त है क्या। तो आपने कहा सेकंड में क्या दिया गया है, सिन मिक बाय का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जो है ही इज ऑनेस्ट। जरा देखिए, अब जरा इसका कंपैरिजन सेकंड से करिए, जरा इसका कंपैरिजन सेकंड से करिए, क्या आंसर आएगा। तो आपने कहा ही इज, देखो ही इज इसमें भी कॉमन है, ही इज इसमें भी है। ठीक है, यहां दोनों जगह, यहां भी ही इज आया है, यहां भी आपका ही इज एक साथ आया है। दोनों में कौन सा कोड, सिन और बाय, यहां भी आपका सिन और बाय। बिल्कुल, अगर यहां पे इन दोनों को मैं हटा दूं, यहां सिंगल आपका गुड बचेगा और गुड में सिंगल क्या बचेगा, CO बचेगा। ठीक है ना, तो आपका जो है केवल दूसरा भी अकेले मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो आप पहला ले लीजिए या तो आप दूसरा ले लीजिए। तो आंसर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा आंसर देने के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, व्हाट इज द कोड फॉर इज इन द कोड लैंग्वेज। ठीक है ना, इसके लिए कोड क्या है आपको बताना है। इन द कोड लैंग्वेज SHITUKE मीन्स पेन इज ब्लू। इन द सेम कोड लैंग्वेज KESIRE मीन्स दिस इज वंडरफुल। ठीक है, तो कोड भाषा में SHITUKE का अर्थ है पेन इज ब्लू, और उसी कोड भाषा में KESIRE का अर्थ है दिस इज वंडरफुल। तो अब आप एक चीज देख रहे हैं कि केवल पहला तो आंसर नहीं दे पाएगा अकेले, ना तो केवल दूसरा आंसर दे पाएगा। अब दोनों को जरा मिलाते हैं, दोनों को जब हमने मिलाया तो यहां पर देखो, ये फर्स्ट और सेकंड में दोनों में क्या कॉमन, आपने कहा इज यहां भी है, इज यहां भी है। इसके अलावा और कोई है क्या, इसके अलावा और दोनों में कुछ कॉमन है क्या, आपने कहा नहीं। यहाँ भाई पेन ब्लू है, यहाँ दिस वंडरफुल बचा, तो आपने कहा नहीं कोई कॉमन नहीं है, और दोनों में KE कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, KE। तो आपने कहा कि इस का कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड KE निकल आएगा, और यही तो हमें चाहिए। तो दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त है, दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं, तो आंसर E आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, दोनों को जब आपने मिला दिया तो आपका आंसर आ गया कि जो है इसका कोड क्या होगा, आपका जो है KE हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। हाउ इज नो कोडेड इन द कोड लैंग्वेज? NEPA सिक लो मीन्स बट नो नन एंड नन एंड PALOLENE मीन्स इफ नन एंड बट। सेकंड कह रहा है LESENE सिक मीन्स इफ नो नन विल एंड LEPISE मीन्स SEBE मीन्स नॉट नन इफ ऑल। तो बताना कि नो किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। अब आप देखो, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं केवल फर्स्ट का प्रयोग करता हूं तो क्या मैं जो है नो का कोड निकाल पाऊंगा? तो आपने कहा कि फर्स्ट में देखो दिया है NEPASILO का अर्थ क्या है? बट नो नन एंड, और PALOLE और NE का अर्थ है इफ नन एंड बट। अब देखो, अगर केवल फर्स्ट की बात करें तो यहां पे बट है, यहां भी बट है, यहां पे आपका एंड है, यहां भी आपका एंड है, यहां नन है, यहां भी आपका नन है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो कोड कौन कौन से कॉमन है? आपने कहा LO यहां भी है, आपका NE आपका यहां पर भी है, फिर आपका जो है PA यहां पर भी है। तो यहां पे सिंगल में क्या बचा? सिक किसके लिए हो गया? आपका NO के लिए। तो आपने कहा कि केवल पहले से निकल आया कि NO के लिए कोड क्या होगा? सिक होगा, और यही तो हमें चाहिए था। तो केवल फर्स्ट से तो निकल आया। अब जरा सेकंड की चर्चा कर लेते हैं। क्या केवल सेकंड अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त है क्या? तो आपने कहा जरा इसकी भी बात कर ले। अगर हम केवल सेकंड को ले लें तो यहां पे है LESENE और SIC का अर्थ है इफ नो नन विल, और LEPISEB का अर्थ है नॉट नन इफ ऑल। अगर दोनों में हम देखें तो यहां नो है, यहां आपका नन है, यहां आपका नन है, यहां आपका इफ है, यहां आपका इफ है, ठीक है ना। यहां आपका जो है बस दो ही वर्ड तो कॉमन है, नन और इफ। यहां भी आपका नन और इफ। तो अब देखो यहां पे दो वर्ड बच गए, नो और बिल। यहां पे दो वर्ड बच गए, नो और बिल, ठीक है ना। अब नो और बिल, अब यहां पे दो आपके कोड भी बचेंगे ना। देखो LE और SE दो कोड बच गए, NE और SIC। तो केवल दूसरा आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है अकेले, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट से अकेले में आंसर निकाल लिया जो है, उसमें आपको सेकंड की जरूरत नहीं पड़ी। तो केवल पहला आंसर देने के लिए अकेले पर्याप्त है, सेकंड अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा बताइए? कौन सा आंसर होगा? तो आपने कहा बी होगा, आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फर्स्ट अकेले पर्याप्त है जबकि सेकंड अकेले पर्याप्त नहीं है। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। व्हाट इज द कोड फॉर और इन द कोड लैंग्वेज? ठीक है ना। कोड भाषा में और के लिए कोड क्या है? निक्साटी, NIKSA और TE, ठीक है। मीन्स क्या है? राइट और रॉन्ग। RODANIK मीन्स क्या है? ही इज राइट, एंड FETERO मीन्स है दैट इज रॉन्ग। सेकंड की अगर बात करें तो क्या दिया गया? PANIKLA मीन्स क्या है? दैट राइट मैन। SANEPA मीन्स क्या है? दिस और दैट, एंड NEKARE मीन्स टेल दिस देयर। तो अब आपको यहाँ पे OR का कोड निकालना है। आप मुझे बताएं कि केवल पहले से निकल आएगा या केवल दूसरे से निकलेगा? ये दोनों को मिला के निकलेंगे, दोनों को मिला करके भी नहीं निकाल पाएंगे। क्या होगा सही आंसर ABCDE में? तो आपने कहा कि अगर हम यहाँ पे केवल फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, अगर हम केवल फर्स्ट को लेके चलें तो फर्स्ट में आपके तीन स्टेटमेंट दिए हैं कि ये दिया है, एक आपको ये दिया गया है, एक आपको ये दिया गया है। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो यहाँ पे राइट है, यहाँ पे देखो राइट आया है, ही इज राइट। तो राइट यहाँ पर भी है, राइट यहाँ पर भी है। कोड में दोनों में क्या कॉमन है? आपने कहा दोनों में ROTADENIK, दोनों में NIK कॉमन है। देखो NIK दोनों में कॉमन है। तो राइट के लिए कोड क्या हो गया? राइट के लिए NIK हो गया। अब अगर देखें तो यहाँ पे देखो रॉन्ग भी है, ठीक है ना। ही इज राइट, यहाँ पे क्या है? राइट और रॉन्ग।
तो यहाँ पे देखो अगर देखें फर्स्ट में ही तो यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे रॉन्ग है। कोड में क्या कॉमन है, टी, टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है। तो रॉन्ग के लिए क्या हो गया, आपने कहा रॉन्ग के लिए हो गया आपका टी, ठीक है ना। रॉन्ग के लिए क्या हो गया आपका टी हो गया, ठीक है ना। रॉन्ग के लिए क्या हो गया टी। तो अब एक ही तो बचा एस ए। तो एस ए किसके लिए हो गया, तो आपने कहा केवल फर्स्ट से एस ए निकल आया किसके लिए, आपका और के लिए। एस ए निकल के आया किसके लिए, और के लिए। पहले से तो मिल गया। अब जरा केवल सेकंड की बात कर लेते हैं। क्या अकेले सेकंड भी आंसर देने के लिए पर्याप्त है क्या। आपने कहा सेकंड में दिया PANIKLA का अर्थ है दैट राइट मैन, SANEPA का अर्थ है दिस और दैट, और NEKARE का अर्थ है टेल दिस देयर। तो अगर हम देखें दोनों में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो अगर यहां पे देखें तो यहां पे देखिए क्या कॉमन है दोनों में, दिस, तो यहां पे दैट कॉमन। देखो यहां भी दैट है, यहां भी दैट है। दैट से दैट कट गया, हमको OR का कोड चाहिए, ठीक है ना। तो दैट से दैट कट गया, यहाँ पे कोड कौन सा कटा, आपने कहा PA से PA, ओके। और कुछ दोनों में कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिस है, यहाँ पे दिस कहीं नहीं है, ठीक है ना। अब जरा देखें अगर आप इसका कंपैरिजन इससे करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिस यहाँ पर भी है, दिस यहाँ पर भी है, ठीक है ना। और कोड में क्या कॉमन है, आपने कहा NE, तो दिस के लिए NE हो गया, दैट के लिए आपका PA हो गया। अब यहाँ पे सिंगल OR बचा, सिंगल OR बचा, और OR के लिए कोड क्या आ गया आपका SA आ गया। तो सेकंड से भी SA किसके लिए कोड आ गया आपका, OR के लिए आ गया। तो आपका अकेले सेकंड भी आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइदर और, या तो पहला ले लीजिए या तो आप दूसरा ले लीजिए, किसी भी एक को लेकर के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।